तो आज हम डिस्कस करेंगे जो SK20 है उसके जो डिफ़िकल्ट MCQs हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सीरीज़ प्रोवाइड की है यूट्यूब चैनल पे उसमें सारे के सारे डिफ़िकल्ट MCQs हमने डिस्कस किए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है। A COPD is now having increased dyspnea, cough with sputum, decreased breath sounds and wheezing. What is the next step in management? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है आपने ब्रेथ साउंड, डिक्रीज ब्रेथ साउंड पे फोकस देना है। ठीक है, COPD पेशेंट है, इंक्रीज डिस्पनिया है, कफ है, स्प्यूटम है और डिक्रीज ब्रेथ साउंड है। तो इसका मतलब है कोई और इशू हुआ होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुई होगी या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी जिसकी वजह से ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज्ड हैं। तो इस केस में हम डायरेक्टली करते हैं CT चेस्ट। Patient with AIDS presented with respiratory symptoms, drugs given, what does the drug inhibits? अच्छा, एड्स पेशेंट है, उसको एक ड्रग दी गई है। ये ड्रग क्या चीज़ इनहिबिट करेगी? ये आपके साथ DNA सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। ठीक है, इट विल इनहिबिट DNA। ठीक है, तो एड्स कॉमनली न्यूमोसिस्टिस निमोनिया ऑकर्स जिसमें हम ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्सोजोल देते हैं और ये आपके साथ फॉलिक एसिड को इनहिबिट करता है विच इज़ क्रूशल फॉर DNA सिंथेसिस। अच्छा, polysaccharide antigen conjugated to increase immunity with vaccine। तो conjugated word is the key word here। कौन सा वैक्सीन है जो conjugated है? that is meningococcal। Which vitamin other than folate is thought to be responsible for neural tube defects? अच्छा, कौन सा वाइटामिन है अदर देन फोलेट जो आपके साथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स करेगा? वो है वाइटामिन ए एक्सेस। वाइटामिन ए की एक्सेस हो जाए तो इट विल आल्सो कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अ पेशेंट हैज़ कॉन्जेनिटल स्ट्रक्चर ऑफ द एओर्टा विद पोस्ट वल्वर स्टेनोसिस, विच सेल लेयर्स इन्वॉल्व्ड? कॉन्जेनिटल स्ट्रक्चर है एओर्टा में और पोस्ट वल्वर उसको स्टेनोसिस भी हुई है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सेल या कौन सा लेयर इन्वॉल्व होगा? दैट इज़ इलास्टिन। इलास्टिन विल बी इन्वॉल्व। ठीक है, कंजेनिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ एओर्टा में, पोस्ट वल्वल स्टेनोसिस में इलास्टिन विल बी इन्वॉल्व्ड। VEGFR inhibitor can be given in treatment of which of the following cancers? तो VEGFR हम किस में देते हैं? ये हम देते हैं नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में, नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में। अच्छा, a patient with clinical symptoms of Cushing syndrome, the doctor thought that the problem is at the level of receptor. Where is the receptor of cortisol located? तो cortisol का जो receptor होगा, C for cortisol, C for cytoplasm। ठीक है, cortisol cytoplasm, cortisol का जो receptor है that is in cytoplasm। A child is agitated with coarse features having edema and ascites. What is the underlying cause? तो एक चाइल्ड है जो कि आपके पास एजिटेटेड है, उसको कोर्स फीचर्स भी है, एडिमा है, एसाइटीज़ है वगैरह। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें है कि डिफिशेंसी ऑफ अ प्रोटीन इन डाइट लीडिंग टू हाइपोप्रोटीनीमिया। तो इसकी डाइट में एक प्रोटीन की डिफिशेंसी है, उसकी वजह से हाइपोप्रोटीनीमिया हुआ है। दैट्स वाई द चाइल्ड इज़ एजिटेटेड, ही हैज़ कोर्स फीचर्स। ठीक है, तो डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट लीडिंग टू हाइपोप्रोटीनीमिया। अच्छा, दीज लेक्चर्स आर ओनली डिज़ाइंड कि आप जो लास्ट डेज रिविजन करते हो, जब आपने सारा कोर्स किया हो तो उसके बाद आप इस डिफ़िकल्ट MCQs के ऊपर गो थ्रू हो जाएं, ताकि आपके ये आंसर जो ठीक आंसर्स हैं वो आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर डायरेक्टली कमिंग टू द आंसर्स, ताकि आपको आंसर्स याद हो जाएं। अच्छा, a 20-year-old patient presented with cough and dyspnea, which of the following is supportive of asthma? ठीक है, तो 20-year-old पेशेंट है, उसको कफ है, डिस्पनिया है। ठीक है, तो आपने इसमें 12% देखना है। ठीक है, ना ही लेस देन ना ही ग्रेटर देन। ठीक है, तो आपने
FEV1 रिवर्सिबल 12% विद ब्रोंकोडाइलेटर। तो FEV1 जो है आपके पास 12% रिवर्सिबल है ब्रोंकोडाइलेटर्स के साथ। A patient had injury to axilla. Patient can't extend his index and loss of sensation over the dorsum of the thumb. तो जब भी आपको डॉर्सम मिल जाए तो ये पोस्टीरियर साइड ऑफ द हैंड या पोस्टीरियर साइड ऑफ द थंब और इंडेक्स वगैरह की बात कर रहे हैं। पोस्टीरियर डॉर्सम का जो सप्लाई है दैट इज़ रेडियल नर्व। ऑप्शन सी रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। 20-year-old female presents with primary amenorrhea. On examination, breasts develop with sparse axillary hair and vagina present. On ultrasound, absent ovaries and uterus. Diagnosis: तो जब भी आपको अल्ट्रासाउंड पे एब्सेंट ओवरीज और यूट्रस मिलेगा तो यू विल गो विद एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ठीक है, अगर ये सेम सिनेरियो हो और ये बात नहीं की गई हो, ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे एब्सेंट ओवरीज और यूट्रस की बात ना हो, ठीक है, देन यू कैन गो विद ए। लेकिन जब आपको ये आ जाए, ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे एब्सेंट ओवरीज और यूट्रस, फिर आपने एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम लिखना है। Which of the following drug has highest bioavailability when given orally? तो कौन सा ड्रग है जिसकी हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी है जब आप इसको ओरली दोगे? तो वो है प्रोपेनोलोल। बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल की हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी होगी जब आप उसको ओरली दोगे, दैट इज़ प्रोपेनोलोल, प्रोपेनोलोल, प्रोपेनोलोल। ठीक है, अभी ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस किसकी वजह से होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन डिफरेंस की बात हो जाए तो उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिखना है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अगर आपके पास रीनल ट्यूब्यूल में हो जाए, ठीक है, या अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द किडनी टू ब्लड, तो उसमें आपने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखना है। अगर ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में पूछे जाए या अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब फ्रॉम द किडनी की बात हो जाए तो उसमें आपने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखना है। ठीक है, अच्छा, फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेसेंटा, तो हमने कहा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन डिफरेंस, उसमें भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड टू प्लेसेंटा, उसमें भी आपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिखना है। ठीक है, क्लोराइड एंड यूरिया जो है वो आपके साथ पैसिव डिफ्यूजन के ऊपर होते हैं। ठीक है, आर ट्रांसपोर्टेड बाय पैसिव डिफ्यूजन। क्लोराइड यूरिया के ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है? तो वो पैसिव डिफ्यूजन की वजह से होती है। ठीक है, अच्छा, फिर ऑक्सीजन की बात हो जाए, ठीक है, आर टेकन अप टू द लंग्स थ्रू, तो इसमें आपने सिंपल डिफ्यूजन इज़ ग्रेटर देन पैसिव डिफ्यूजन। द सेम इज़ फॉर लोकल एनेस्थीसिया, तो ऑक्सीजन थ्रू द लंग्स या लोकल एनेस्थीसिया क्रॉसेस द प्लेसेंटा, तो इसमें आपने सिंपल डिफ्यूजन लिखना है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ यूज़ करते हैं? दे यूज़ पंप्स। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ पंप्स, ये हमने पढ़ लिया कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड टू प्लेसेंटा, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लोराइड एंड यूरिया ट्रांसपोर्टेड बाय पैसिव डिफ्यूजन। ऑक्सीजन टेकन टू द लंग्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन इज़ ग्रेटर देन पैसिव। और लोकल एनेस्थीसिया का भी सेम। माइट्रल वाल्व ओपन इन विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, तो माइट्रल वाल्व आपके साथ कब ओपन होगा? एट द एंड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। माइट्रल वाल्व ओपन कौन से फेज में माइट्रल वाल्व ओपन होता है? एंड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें आपके पास जो है माइट्रल वाल्व ओपन होता है एंड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में। A patient presents with a bee sting. The doctor is looking for his emergency kit with injectable epinephrine. What is the doctor trying to prevent? तो पेशेंट को बी स्टिंग हुआ है, ठीक है,
अभी डॉक्टर इमरजेंसी किट ढूंढ रहा है जिसमें आपके पास एपिनेफ्रीन है। तो ये क्यों ढूंढ रहा है इस इमरजेंसी किट को? क्योंकि बी स्टिंग की वजह से सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस होती है, ठीक है। तो ही इज़ ट्राइंग टू प्रिवेंट द सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस। A 10-year-old girl has recurrent headaches relieved by paracetamol. Imaging shows a tumor in the pineal gland. What is the most common tumor at this site? तो इसमें ये पाइन वाली चीज़ें आपने नहीं लिखनी, ठीक है। 10-year-old गर्ल है, रिकरेंट हेडेक्स है, पैरासीटामोल के साथ वो रिलीव होता है, और पिनियल ग्लैंड का ट्यूमर जो है वो है जर्मिनोमा, ठीक है। तो इसमें आप याद रख सकते हो पीजी या पीजी। पाइनियल ग्लैंड में भी पीजी आता है, तो पाइनियल में जर्मिनोमा। A child with recurrent history of tonsillitis undergoes tonsillectomy. During surgery, bleeding occurs from the right tonsillar artery. This artery is a branch of which vessels? तो right tonsillar artery की anatomy अगर आप देखोगे तो it arises from the facial artery, ठीक है। facial artery आपके साथ right tonsillar artery देता है। A patient after an RTA comes to ER. There is no history of blood loss. On examination, BP is 80/40, pulse is 60. What is the patient? And the patient has warm peripheries. What is the type of shock? ठीक है। तो warm peripheries आपको जब भी नज़र आ जाए, ठीक है, RTA वगैरह हुई है और BP भी उसका कम है, पल्स भी उसका कम है, ठीक है। warm peripheries is a typical feature of neurogenic shock. A patient presented with cough and hemoptysis, having mass in the right lower lobe and smoking history and giant pleomorphic cells on microscopy, ठीक है। तो ये अभी एक डिफरेंट MCQs है जो आपको पास्ट एसकेज में नहीं मिलेगा। तो उसको जो है कफ हुआ है, हेमोप्टिसिस हुई है, ठीक है, और राइट लोअर लोब ऑफ द लंग में उसको जो है एक मास है, लोअर लोब में है, और स्मोकिंग के साथ भी इसकी एसोसिएशन है। फिर इसमें जॉइंट प्लियोमॉर्फिक सेल्स हैं। तो दिस इज़ लार्ज सेल लंग कार्सिनोमा। फेदरी नेक्रोसिस इन द लिवर। तो फेदरी नेक्रोसिस आपको कॉपर की डिपोजिशन की वजह से मिलती है। फेदरी नेक्रोसिस किसकी वजह से मिलेगी? कॉपर डिपोजिशन की वजह से फेदरी नेक्रोसिस। विच टाइप ऑफ पॉलिप हैज़ पोटेंशियल टू बिकम मेलिग्नेंट? तो कौन सा पॉलिप है जो आपके साथ मेलिग्नेंट बन सकता है? दैट इज़ एडिनोमेटस। एडिनोमेटस जो है ये आपके साथ मेलिग्नेंट हो सकता है, ठीक है। एडिनोमेटस पॉलिप आपके साथ ये बच्चों में होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ये आपके साथ मेलिग्नेंट हो सकता है। टू सिबलिंग्स हु लिव मोस्ट ऑफ द टाइम इन द होम अवे फ्रॉम द सनलाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली डेफिशिएंट इन देम? ठीक है, तो ये अवे है फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट जब आपकी स्किन पे पड़ती है तो वो फर्स्ट रिएक्शन वो 7 कोई चीज़ बनाती है, उसके बाद इट कन्वर्ट्स टू 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, फिर उससे जो है आपके साथ फर्दर रिएक्शन होता है। तो अगर सनलाइट से वो दूर है, सबसे पहले वाला ही रिएक्शन इसमें नहीं होगा। जो 7 हाइड्रोक्सी विटामिन है इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ठीक है। A patient is diagnosed with generalized lymphadenopathy and large B-cell lymphoma. What is the treatment of choice? Diagnosed with generalized lymphadenopathy, large B-cell lymphoma, ठीक है। तो इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे कीमोथेरेपी। उसको जो है लिम्फेडेनोपैथी है और लार्ज B-cell लिम्फोमा है, ठीक है। तो हमने इसमें कीमोथेरेपी करनी है। अच्छा, इसमें थोड़े बहुत मिस्टेक हमसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मिस्टेक आपको नज़र आता है तो आप नीचे कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें ताकि और स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। Patient has a urinary tract infection and thick mucosa of the urinary bladder. What is the primary protective mechanism of bladder against infection?
तो ब्लैडर का प्राइमरी प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म क्या है, वो आपके साथ यूरोथीलियल टाइट जंक्शन जो है इसका प्राइमरी प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, यूरोथीलियल टाइट जंक्शन. A young man is diagnosed with testicular tumor. After resection, it was classified as non-seminomatous. Which of the following marker will be elevated? तो कौन सा मार्कर इसमें एलिवेटेड होगा जब आपके साथ मैन में टेस्टिकुलर ट्यूमर होगा. ठीक है, एक तो इसका आंसर AFP भी आता है, समटाइम्स बीटा HCG नहीं होता, तो यू कैन गो फॉर AFP. टेस्टिकुलर ट्यूमर में AFP भी रेज होता है, लेकिन अगर आपको AFP वगैरह ना मिले तो देन यू कैन गो विद बीटा HCG. नॉन सेमिनोमेटस हो, टेस्टिकुलर ट्यूमर हो तो बीटा HCG. ठीक है, बेटा HCG याद रखो, बेटा HCG. तो ये आपके साथ टेस्टिकुलर ट्यूमर. 5-HT3 antagonist given to a patient for diarrhea. ठीक है, 5-HT3 antagonist that is given to a patient for diarrhea, that is allosterone. allosterone 5-HT3 antagonist है जो कि डायरिया में देते हैं, that is allosterone. allosterone. A patient had an RTA which result in posterior dislocation of acetabulum resulting in pain in the knee and hip joint. ठीक है, तो posterior dislocation हुई है acetabulum की, उसमें नी और हिप जॉइंट में पेन हो रहा है. विच नर्व इज़ मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल, तो इसमें शियाटिक नर्व होता है. ठीक है, जो आपके पोस्टीरियर साइड पे होता है, नी और हिप को सप्लाई करता है, दैट इज़ शियाटिक नर्व. A patient with long history of betel nut use, which of the following is pre-malignant lesion predisposing to squamous cell carcinoma of the mouth. ठीक है, तो pre-malignant lesion की बात हो तो उसमें आपने क्या लिखना है, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस. सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस. pre-malignant lesion में सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस. अच्छा, a patient had a history of cough and hemoptysis. On X-ray, a lesion seen in the upper lobe of the lung. Histology showed a lesion with megacells. This is related to large cell carcinoma, large cell lung carcinoma. ठीक है, कफ है, हेमोप्टिसिस है और अपर लोब ऑफ लंग इन्वॉल्व है. ठीक है, मेगा सेल्स की का लीजन है तो लार्ज सेल, मेगा सेल्स, लार्ज सेल, मेगा सेल, लार्ज सेल. A tennis player presented with weakness in the thumb movement. The posterior deep branch of the radial nerve is trapped by which muscle? ठीक है, तो टेनिस प्लेयर है, उसको थंब मूवमेंट में वीकनेस है, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व किस चीज़ से ट्रैप होता है, ये ट्रैप होता है सुपिनेटर साब से. सुपिनेटर साब जो है आपका रेडियल नर्व का जो पोस्टीरियर ब्रांच है उसको ट्रैप करता है. सुपिनेटर ट्रैप्स द रेडियल. अच्छा, डॉक्टर आस्क जूनियर टू चेक द पैटेलर रिफ्लेक्स. तो पैटेलर है तो इसमें पैटेलर लिगामेंट ही होगा. ठीक है, इधर उधर नहीं जाना, पैटेलर रिफ्लेक्स में पैटेलर लिगामेंट होगा. ठीक है, मीडियल और लैटरल पैटेलर ये चीज़ें नहीं लिखनी. पैटेलर रिफ्लेक्स हम चेक करते ही पैटेलर लिगामेंट में है. ठीक है. A patient present in semi-conscious condition with BSR 450, pH 7.2, HCO3 18, PCO2 40. ठीक है, which of the following is the result of low insulin? तो low insulin मेन चीज़ है इसमें. लो इंसुलिन क्या करता है, ये आपके साथ कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करता है. ठीक है, आप इससे याद रखें कि जब आपके साथ इंसुलिन लो हो जाएगा, ठीक है, तो इट विल डू क्या, इट विल फॉर्म कीटोन बॉडीज़. कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन करेगा या फॉर्मेशन करेगा. अ यंग बॉय with absent seizures was prescribed ethosuximide. What is the mechanism of action? ethosuximide का mechanism of action क्या है?
जो इनहिबिट टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करता है ईथोसक्सेमाइड। ठीक है, ईथोसक्सेमाइड क्या करता है? इट इनहिबिट्स टी टाइप कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, इसको हम देते हैं एब्सिन सीजर्स में। ठीक है, एब्सिन सीजर्स में वी गिव ethosuximide. It inhibits T-types calcium channels. Many types of microbe cause infection in humans. Which of the following may have either DNA, RNA but never both? तो ये क्या है? ये आपके साथ है वायरस साहब। वायरस साहब, a patient of MI, the artery supplying the apex of the heart is blocked. तो ये कौन सा है? दिस इज लैड जो है ये आपके साथ है लैड। A lady with pregnancy at 30 weeks had uterine contraction. She is concerned if her baby was able to breathe. What does the breathing in neonate depends upon? तो ये क्या है? It depends upon the quantity of surfactants. Quantity of surfactants. मेलेनिन डिपोजिशन में कौन से पिगमेंट होते हैं? क्रोकेनबर्ग स्पिंडल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे होपफुली आपको थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ याद हुए होंगे। बाकी जो डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ हैं वो सारे के सारे मैंने अपने इस लिस्ट में दिए हैं, तो आप काइंडली इनको देख लें। बाकी जो SK20 में एमसीक्यूज़ हैं वो ऑलरेडी आपको आते होंगे। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ वो डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ हैं उनको कलेक्ट किया है, तो आप काइंडली इन लेक्चर्स को सुने। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्ज़ाम इंशाल्लाह। ठीक है, तो फॉर टुडे दिस वाज इनफ। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।